भाभी की कहानी। अगले दिन जब भैया भाभी हनीमून के लिए रवाना हो गए तो मैं भी अपना सूटकेस उठाकर रेनू दीदी के साथ चल पड़ी। जानती थी, उन जैसे अंतर्मुखी, धीर गंभीर व्यक्तित्व से कुछ भी उगलवाना टेढ़ी खीर है। पर मुझे इंतजार था भावनाओं के उस सैलाब का, जो अतीत को कुरेने के साथ उमड़ कर आएगा और अपने साथ सब कुछ बहाकर ले आएगा। इसलिए घर में घुसते ही मेरी जुबान की पिटारी खुल गई। अगला पिछला, खट्टा मीठा कोई भी वाकया याद करने से मैं नहीं चूकी। रेनू दीदी मेरे संग जबरन हंसने मुस्कुराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं जानती थी वे मेरे साथ होकर भी नहीं थी। पूरे समय वे हाँ हूँ ही करती रही। आप भी न दीदी, खूब चालाक निकली। पता चला कि चारू आने वाली है तो जीजाजी को पहले ही गायब कर दिया। कहीं एक जैसे स्वभाव वाले आपस में दिल न लगा बैठे। क्यों दीदी, यही खतरा था न अपनी छोटी बहन से धत पगली। कुछ भी बोल जाती है। और वैसे भी चारू, अब तेरे जीजाजी वो पहले वाले जीजाजी नहीं रहे, बिल्कुल बदल गए हैं। मेरी तरह गंभीर, संजीदा, चुप चुप रहने लगे हैं। लेकिन क्यों दीदी? अपनी पोल खुल जाने पर इंसान चहकता रह सकता है क्या? पोल? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उनकी जिस महानता के आगे मैं नतमस्तक थी चारू, उसकी पोल खुल चुकी है। याद है, मैंने तुम्हें लिखा था कि अमित को बच्चों से बहुत प्यार है और हम बच्चा प्लान कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो तुम प्रेग्नेंट हो। मैं खुशी से चहकी नहीं। ये सुख मेरे भाग्य में नहीं है। जब निरंतर प्रयासों के बाद भी मैं लंबे समय तक कंसीव नहीं कर पाई तो हम दोनों ने अपनी डॉक्टरी जांच कराने का निर्णय लिया। जांच कराकर आए काफ़ी दिन बीत चुके थे तो मैंने एक दिन अमित से उनकी रिपोर्ट के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट तो 2 दिन बाद ही आ गई थी। संतान सुख हमारे भाग्य में नहीं है रेनू कहते हुए उनका मुंह लटक गया था। क्या? मैं ठगी सी खड़ी रह गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सदमे में बड़बड़ाने लगी थी। चारू, क्या हम कभी मम्मी पापा नहीं बन पाएंगे? अमित कोई मुझे बाहें फैलाकर ममा ममा नहीं पुकारेगा। दरअसल जब से हमने बच्चे की प्लानिंग की थी, मैं सोते जागते उसी के सपने देखने लगी थी। अपने सपनों का इतनी बेदर्दी से कुचला जाना मैं सह नहीं सकी। मुझे चक्कर सा आने लगा। अमित ने मुझे बाहों में उठा लिया और लाकर बेड पर लिटा दिया। मुझसे बहुत प्यार करती हूँ न रेनू? मेरी आंखों में झांकते हुए अमित ने मुझसे प्रश्न किया। मैंने सहमति में सिर हिलाया तो वे आगे बोलने लगे। क्या मेरी इस छोटी सी कमी को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती? एक पल को मुझे ऐसा लगा चारू, मानो मेरे आसपास सैकड़ों बम फट गए हों। उन आंखों की याचना और स्वर की वेदना ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने अपने दिल को कड़ा किया और अमित का मुंह अपने सीने में छुपा लिया। जिंदगी में पहली बार मैंने अमित को इतना टूटते हुए देखा था। अमित अपनी कमजोरी की वजह से हीनता का शिकार न हो जाए, इसलिए मैं अपने दिल का दर्द उनके सामने जाहिर नहीं होने देती थी। अब तक अमित की महानता मुझ पर हावी थी। पहली बार मुझे महानता दिखाने का मौका मिला था। मैं चाहती थी कि अमित मुझसे याचना करे कि मैं दूसरी शादी कर लूं या नियोग या कृत्रिम गर्भाधान या ऐसा ही कोई उपाय कर मां बनने का गौरव पा लूं। मैं दीदी को अविश्वास से घूरने सी लगी। क्या आप सचमुच ऐसा चाहती हैं दीदी? नहीं चारू, मेरी सोच इतनी संकीर्ण नहीं है। लेकिन अमित ऐसा आग्रह तो कर सकते हैं, फिर मना करके आप अपनी महानता प्रदर्शित करना चाहती हैं। झूठ नहीं बोलूंगी चारू, शायद मैंने ऐसा ही कुछ चाहा था और यदि मैंने ऐसा चाह भी लिया तो क्या गलत किया? मैं भी इंसान हूँ आखिर। कब तक सामने वाले की महानता का बोझ उठाऊं? मुझे लगा मानो मैं मनोचिकित्सा शास्त्र के किसी गहन चक्रव्यूह में फंस गई हूँ। रेनू दीदी की मनस्थिति सचमुच विचित्र और अचंभित करने वाली थी। उन्हें ऐसा कहने के लिए उकसाने हेतु मैं कई बार उनके सामने बच्चे की कमी का रोना भी लेकर बैठ जाती, लेकिन वह बेहद संयम से मुझे ही समझाने लग जाते कि हमारे भाई बहनों के बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं रेनू। उन पर, अपने आसपास के बच्चों पर अपनी ममता लुटाओ। इस देश में संतान के लिए तरसने वालों से ज्यादा संख्या ममता के लिए तरसने वाले बच्चों की है। जिंदगी में बच्चे बहुत कुछ होते हुए भी सब कुछ तो नहीं होते ना। तुमने कितने ही निसंतानों को सुखी संपन्न जीवन जीते देखा होगा, तो कितने ही संतान वालों को नरक सा जीवन जीते भी देखा होगा। इसलिए जो हमारे नसीब में नहीं है, उसे लेकर क्यों परेशान हो चारू? मैं हैरान रह जाती। क्या ये वही इंसान है जो बच्चों पर जान छिड़कता था, घर में क्रिकेट टीम खड़ी करने की करता था? पर तुम्हें तो बच्चों से इतना प्यार है। मैं टटोलती हाँ था, अब भी है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। हाँ, यदि तुम चाहो तो तुम्हारी खुशी के लिए हम बच्चा गोद ले सकते हैं। नहीं अमित, अपना खून तो अपना ही होता है, पराया खून वह खुशी नहीं दे सकता। हालांकि ऐसा कहते हुए मेरा दिल मुझे कचोटता कि मैं उस महान आत्मा को कितना कष्ट पहुंचा रही हूँ। पर फिर भी आस बनी रहती, शायद अब वे कोई वैसा प्रस्ताव रखेंगे। पर प्रत्युत्तर में उनकी ठंडी निश्वास मुझे अंदर तक चीर जाती। महानता की मूर्ति खोखले आदर्शवाद का पुतला लगने लगती। मेरी वही आंखें, जो पहले उनके प्यार के विश्वास से लबालब भरी नजर आती थी, अब निरादर और अवहेलना के भाव दर्शाने लगी।
मैं लाख अपने भावों को छुपाने का प्रयास करूं, लेकिन अमित मेरी हर धड़कन, हर नज़र पहचानते हैं। अब तो मैं छुपाने का प्रयास भी नहीं करती। मेरी नफरत के बावजूद वे मुझे अब भी बहुत प्यार करते हैं। पर शायद मेरे तेवर देखकर पहले की तरह खुलकर प्रदर्शन नहीं कर पाते। उनकी उपस्थिति में मैं असहज महसूस न करूं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त टूर के बहाने घर के बाहर रहते हैं। मेरे लिए ये स्थिति और भी दम्भौटू है। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही चारू कि मैं चाहती क्या हूँ। अंदर ही अंदर घुट रही हूँ मैं। चारों ओर कुहासा सा नजर आता है। सब समझते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यह तन से ज्यादा मन का रोग है। सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। रेनू दीदी मेरे लिए सहानुभूति की पात्र थी। मैं देर तक उन्हें समझाती रही। शाम को खाना खाकर टहल रहे थे कि दीदी को अचानक तेज पेट दर्द होने लगा। मैंने उन्हें उनकी डॉक्टर के पास ले जाना ही उचित समझा। दीदी के इशारे पर मैंने दराज से उनकी केस फाइल निकाली और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर जब तक अंदर उनका मुआयना करती रही, मैं उनकी फाइल, रिपोर्ट, जीजाजी की रिपोर्ट आदि देखती रही। दीदी को कार में बिठाकर मैंने डॉक्टर से अपने शक की पुष्टि की। घर लौटते वक्त मैं विचारों के गहन जाल में उलझी रही। तड़के ही मुझे रवाना होना था। कहने सुनने के लिए बस आज की रात थी। कल जीजाजी भी आ जाएंगे। मेरी उनसे इस बार भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। कल और रुक जाती तो अपने जीजाजी से मिल लेती। रात को पास पास लेटे तो दीदी ने बात छेड़ी। मैं चुप ही रही। क्या बात है, जब से डॉक्टर के यहाँ से लौटे हैं तू बहुत चिंतित है। क्या मुझे कैंसर वैंसर जैसी कोई बीमारी है? आपने कभी अपनी फाइल देखी दीदी? नहीं, देख भी लूं तो मैं क्या समझूं डॉक्टरी भाषा। बता न क्या हुआ है मुझे। कुछ नहीं, वह तो मामूली पेट दर्द ही था। अनियमित माहवारी वालों को अक्सर हो जाता है। लेकिन अब जो सच मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनना और सुनने से ज्यादा समझना। संतानोत्पत्ति में अक्षम जीजाजी नहीं, आप हैं। जीजाजी ने आपसे ये सच क्यों छुपाया? इसका मेरी समझ में तो एक ही कारण आता है कि वे आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं और आपके दुख को कम से कमतर करना चाहते हैं। आप उनके प्यार को हमेशा महानता के तराजू में ही तौलती रही, कभी उनकी महानता में छुपे प्यार को पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। तभी तो उनका निश्चल प्यार भी आपको बोझ लगने लगा। बच्चे की कमी तो आप फिर भी दूर कर लेंगे, लेकिन इतना प्यार करने वाला पति यदि आपने अपनी नासमझी से खो दिया तो फिर नहीं पा सकेंगी। तड़के जब मैं रवाना होने लगी तब अंधेरा सा छाया हुआ था, पर दीदी के चेहरे पर उभर रही उम्मीद की चमक बता रही थी कि नए प्यार का सूरज उगने वाला है और कुहासा छंटने में अब देर नहीं है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।